हाँ जी, बहुत थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। आज का और कल का 2 दिन इसमें लग जाएंगे। शुरुआत हम आज ही कर देते हैं। कोलिजन। कोलिजन का नॉर्मल मीनिंग है टकराना। किन्हीं भी दो बॉडीज का आपस में टकराना कोलिजन है। लेकिन फिजिक्स में कोलिजन सिर्फ टकराने वाली बात नहीं है। कोलिजन का मीनिंग है दो बॉडीज के बीच का इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, भले ही उनके बीच फिजिकल कांटेक्ट हो या ना हो, इंटरेक्शन हो जाए। फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, जबकि नॉर्मली टकराने का मतलब तो भिड़ना है, सीधा ठोकना किसी को टकराना कहलाता है ना। दो बॉडीज के बीच का इंटरेक्शन, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों बॉडीज एक दूसरे के मोशन को इफेक्ट कर दे, भले ही वो एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो या ना हो। दो इलेक्ट्रॉन है आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, उनके बीच फिजिकल कांटेक्ट हो नहीं सकता। रिपल्शन हो जाएगा एक टाइम पर, इतना तकड़ा रिपल्शन हो जाएगा कि आपने वो नहीं पढ़ा अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल का कोलिजन थोड़ी ना होता है, उससे एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट थोड़ी ना होता है। वो तो कभी कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के। बिना कांटेक्ट में आए ही उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाती, डायरेक्शन बदल जाता है, वो कोलिजन है। वो कोलिजन है। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले आप कोलिजन लिखिए। द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, not just two or more bodies, interaction between two or more bodies with or without physical contact, such that the bodies affect the motion of each other. Affect, AFFECT, affect the motion of each other is called collision. अब कोलिजन दो तरह के। एक कोलिजन जिसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, दूसरा कोलिजन जिसे बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज के बीच में कोलिजन होता है, तो इससे पहले हमने बात पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, यानी बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये हमेशा रहना ही रहना है, रहना ही रहना है। क्लियर इतनी बात? दो तरह के कोलिजन है, एक कोलिजन इलास्टिक, दूसरा इन इलास्टिक। चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अपनी जगह बना रहेगा, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे, इंटरेक्शन से पहले और इंटरेक्शन के बाद, यह हो सकता है किसी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, किसी एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, किसी दूसरे की घट गई। लेकिन इंटरेक्शन से पहले सारे के सारे पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी और इंटरेक्शन के बाद सारे पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी, भले ही थोड़ी बहुत एनर्जी ट्रांसफर हो गई हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो फिर हम इसे कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम तो कंजर्व है ही, अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रही तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? मोमेंटम कंजर्व रहा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, तो अब इसे क्या कहा जाएगा? इन इलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी जाती कहां है? हाँ, वो भी पॉसिबिलिटी है। कभी आपने खेल करा है क्या? हालांकि आपके पास तो खेलने के लिए मोबाइल बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास तो नहीं थे। तो जब सड़क बना करती थी घर के बाहर, तो वो बहुत दिन तक वो ढेर लगे रहते थे पत्थरों के। और वो समय था जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, या थी तो बहुत फेंट स्ट्रीट लाइट थी। आज तो
दिन निकला होता है बिल्कुल सड़कों पर, स्पेशली जहां मैं रहता हूँ मेरठ में, तो वो तो बिल्कुल दिन रात एक ही है। तो उस समय लाइट नहीं थी, या अगर लाइट थी भी खंभों पे लगी हुई तो बहुत फेंट लाइट होती है, ट्यूब लाइट। तो बड़ा मजा आता था रात के अंधेरे में पत्थर उठा के उस पत्थरों के ढेर पे मारना, चिंगारियां निकलती थी उस पर, चिंगारियां निकलती थी। वहां क्या होता है, वहां जो काइनेटिक एनर्जी आपने दी एक पत्थर को, उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पार्ट दूसरे पत्थरों पर ट्रांसफर हो गया, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी है जो काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि हीट में कन्वर्ट हो गया, साउंड में कन्वर्ट हो गया, या किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर कंजर्व रहे मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी, बहुत ध्यान रखिएगा, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहनी है, टोटल एनर्जी में कहीं नहीं कुछ जाना। यहां बात टोटल एनर्जी की नहीं है, यहां बात केवल किसकी है, काइनेटिक। मोमेंटम कंजर्व रहना ही रहना है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी ही रहनी है। अगर वो पत्थर मैंने फेंका, उसकी हीट वीट को हम किसी तरह से कैलकुलेट कर पाए, तो पता ये लगेगा कि अब भी जितनी पहले एनर्जी थी उतनी एनर्जी अब भी है, थोड़ा सा हीट में कन्वर्ट हो गई उसकी कुछ पार्ट। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, तो फिर इस कोलिजन को क्या कहा जाएगा, इलास्टिक कोलिजन कहा जाएगा इसे। क्लियर हो इतनी बात। कब होती है ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कब रहेगी, जबकि कोई भी, नहीं नहीं फिजिकल कांटेक्ट होगा जबकि कोई भी, दो तरह की फोर्स पड़ी थी ना, कौन सी याद है, कौन सी फोर्स, हाँ, अगर सारी की सारी फोर्स कंजर्वेटिव ही है, जब कोलिजन होगा तो कई सारी फोर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, इन्वॉल्व हो सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, मैग्नेटिक फोर्स इन्वॉल्व हो सकती है, कोई और फोर्स इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर सारी की सारी फोर्सेस इन्वॉल्व कंजर्वेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर एक फोर्स भी आ गई नॉन कंजर्वेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी या दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में उस फोर्स के अगेंस्ट। तब ये कौन सा कोलिजन होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ओके, तो हेडिंग डालते हैं हम इलास्टिक कोलिजन, ई, ई से लिखा जाएगा, डबल ई, एल एल एस, ई एल एस टी आई सी, इलास्टिक कोलिजन। द कोलिजन बिटवीन टू और मोर बॉडीज such that the linear momentum as well as kinetic energy of system remains conserved. It happens when all the forces involved in collision are conservative forces. Next heading, inelastic collision. और ये इन और इलास्टिक अलग अलग नहीं है, एक वर्ड है ये, INELAS, कंटिन्यूशन में लिखा जाएगा। इन इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन बिटवीन टू और मोर बॉडीज such that the linear momentum of the system remain conserved, but the kinetic energy of system does not remain conserved. It happens when at least one force, it happens when at least one force involved in the collision is non-conservative. बेसिकली नेचर में होने वाला कोई भी कोलिजन पूरी तरह से इलास्टिक नहीं है, और न ही कोई कोलिजन पूरी तरह से इनइलास्टिक है, बल्कि रियल कोलिजन्स, रियल बॉडीज के बीच के कोलिजन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के बीच में। ना तो कोई कोलिजन पूरी तरह से इलास्टिक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट जरूर हो जाती है।
कभी कभी सारी खत्म हो जाती है, सारी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन 100% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसी और फॉर्म में, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं होता कभी। ठीक है, तो कोलिजन किस हद तक इलास्टिक है और किस हद तक इन इलास्टिक है, इस कंडीशन को समझने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दूसरा नाम एक और है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये रेशियो है, प्योर रेशियो है, ये प्योर नंबर है ये। तो मुझे फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं बोलना चाहिए, इसका कोई यूनिट है ही नहीं। तो ये एक ऐसा नंबर है जो बता देता है कि कोलिजन किस हद तक इलास्टिक है, मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक के पास है या इन इलास्टिक के पास है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो सकती है बस। अगर किसी कोलिजन के दौरान इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आ रही है 0, तो कैसा कोलिजन है वो, बिल्कुल इनइलास्टिक। कैसा, इनइलास्टिक। और कहीं किसी कोलिजन में इस कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 1, तो फिर कैसा है वो, पूरी तरह से इलास्टिक है। किसी की वैल्यू कहीं किसी कोलिजन में इस कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही 0.98, तो फिर क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा इसको, कि ये इलास्टिक के ज्यादा नजदीक है और इनइलास्टिक से बहुत दूर है, लगभग लगभग इलास्टिक है वो। 0.99 आ रही है तो लगभग लगभग क्या है वो, इलास्टिक है। और 0.01 आ रही है तो लगभग क्या है, इन इलास्टिक है। करेक्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा रेशियो, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा रेशियो जो ये बताता है कोलिजन किस हद तक इलास्टिक है। करेक्ट। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, फिलहाल हम सिर्फ दो बॉडीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिर्फ दो बॉडीज की बात कर रहे हैं। दो बॉडीज हैं, चलती हुई आ रही हैं, पीछे से टक्कर मारी और अलग हो गई है? तो जो पीछे से चलती हुई आ रही हैं, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लो। जैसे भी फाइंड कर सकते हो आप, दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करो। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये अलग हो गई या नहीं भी हो सकती है, इनके बीच की फिर से वेलोसिटी फाइंड कर लो, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है, या मैं शायद उल्टा बोल रहा हूँ, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वाली रिलेटिव वेलोसिटी को बिफोर कोलिजन वाली रिलेटिव वेलोसिटी से आप डिवाइड कर दीजिए। अब जो आपको रेशियो मिलेगा, नंबर मिलेगा, यही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस है। करेक्ट। दोनों की वेलोसिटी से मतलब नहीं है हमें, दोनों के बीच कितनी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो ये जा रही 20 मीटर पर सेकंड पर और पीछे से आ रही है 25 मीटर पर सेकंड पर, तो अब इनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 5। टक्कर मारी, ये चलने लगी 40 मीटर पर सेकंड से, ये चलने लगी 20 मीटर पर सेकंड से, अब इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 20। समझ गए बात, क्लियर है। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, इनका रेशियो आप ले लीजिए, और ये रेशियो ही क्या बन जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। देखिए, इट इज अ प्योर रेशियो, इट इज अ प्योर रेशियो। हाँ, क्या लिखा आपने, द प्योर रेशियो विच रिप्रेजेंट हाउ मच इलास्टिक इज द कोलिजन, हाउ मच इलास्टिक इज द कोलिजन given by the ratio of relative velocity after collision
द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन।